Okay, students, so we will start with the paper CC11, जिसमें इस पेपर का टाइटल है गैमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें से सिलेबस इसका जो है 40% गैमीट बायोलॉजी पर है और 60% डेवलपमेंटल बायोलॉजी पर है। इस पूरे 5 यूनिट के पेपर में 2 यूनिट गैमीट बायोलॉजी पर है, 3 यूनिट डेवलपमेंटल बायोलॉजी पर है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ दिस पेपर। पहले गैमीट बायोलॉजी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, ये आपको खुद के बारे में ही जानना है, तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो गैमीट बायोलॉजी का हम यूनिट 1 में है। सिलेबस देखिए आप लोग। यूनिट 1 का पहला टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, इस टॉपिक का फुल टाइटल है सेल्यूलर बेसिस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सेल्यूलर बेसिस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। और इसी टॉपिक का लेटर पार्ट है बायोकेमिस्ट्री ऑफ सीमेन, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हैं, सेलुलर बेसिस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. सेलुलर बेसिस, यस सर। ठीक है। सेलुलर बेसिस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार के सेल्स भाग ले रहे हैं और कौन से सेल्स हैं जिनसे इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है, और वह किन किन चरणों से चलकर आगे का एक फाइनल स्टेप है, प्रोडक्ट है। फाइनल स्टेप नहीं तो फाइनल प्रोडक्ट इज स्पर्मेटोजोआ। ओके, कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां पर कोई मदर सेल होगा, ठीक है। अभी हम नाम बताएंगे आपको इसका, ठीक है। दिस मदर सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म से स्टेम सेल। तो अभी हम ऐसे ही नाम पे मदर सेल। एक मदर सेल से मैच्योर स्पर्म की जो कहानी है वह विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, ओवरऑल आपको बता दिए, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, इस पूरी प्रक्रिया का क्या लाभ होता है इससे, और ये क्यों होता है, बहुत जरूरी है। नहीं तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मेल गैमिट का प्रोडक्शन कैसे होगा, और वो भी मैच्योर और हेल्दी वायबल स्पर्म होने चाहिए, और वह भी अच्छी संख्या में होनी चाहिए विथ गुड नंबर। अगर वो नहीं होगा तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, फिर ये क्या होगा, ह्यूमन स्पीसीज विलुप्ति के कगार पर चला जाएगा अगर इस प्रक्रिया में दोष उत्पन्न हो जाए तो। लेकिन यह प्रक्रिया हो रही है, देखिए। तो यही पर्पस है इसका कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूस करता है मैच्योर मेल स्पर्म को।
लिख सकते हो, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूसेस मैच्योर sperm cell. Okay, and this mature sperm cell is basically, it is mature male gamete only. यही मेल गैमिट है ह्यूमंस में और अदर मैमल्स में। ठीक, इसे इसे ही हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, स्पर्म को। ठीक है, ये ज्यादा बायोलॉजिकली और बायोकेमिस्ट्रिकली करेक्ट टर्म है, स्पर्मेटोजोआ। और यही स्पर्मेटोजोआ के अंदर यह एबिलिटी होती है कि वह फर्टिलाइज कर सके फीमेल काउंटर पार्ट गैमीट को। फीमेल काउंटर पार्ट गैमीट को फर्टिलाइज सेम स्पीसीज का मैच्योर स्पर्मेटोजोआ ही कर सकता है। अंडर नेचुरल कंडीशंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? यस यस सर। यस सर। तो इसका मुख्य काम यही है, फीमेल काउंटर पार्ट जैसे में ह्यूमन स्पर्म का काउंटर पार्ट हॉर्स का ओवम नहीं हो सकता है। ओके, भले ही वह एग है लेकिन डिफरेंट स्पीसीज का है, इसीलिए काउंटर पार्ट सेम स्पीसीज के फीमेल गैमिट से फर्टिलाइज कर सकता है उसी स्पीसीज का मेल गैमिट। तो मेल गैमिट कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यह कैरी कर रहा है हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, एंड आफ्टर द कंसेप्शन दिस copulation and then conception, then fertilization. What results after the fertilization? We get a single cell individual which is called as zygote. As a result of fertilization, और फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब मैच्योर और हेल्दी मेल और फीमेल गैमिट दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए तब। ठीक है, इसीलिए ये जो प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ जो है वह एक तरह का कॉर्नर स्टोन है। एक तरह का क्या, ये कॉर्नर स्टोन है जिसके फलस्वरूप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों तरह के गैमिट मेल और फीमेल गैमिट की आवश्यकता है, वह भी हेल्दी, क्योंकि यह दोनों गैमिट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हाफ द नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसे हम हैप्लॉइड कहते हैं, और जिसके फिर रिजल्ट में एक आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक क्रोमोसोमली नॉर्मल डिप्लॉयड जायगोट। ध्यान रखिए ये सब टर्म, क्रोमोसोमली नॉर्मल, जैसे ह्यूमंस में, एडल्ट ह्यूमन में, हेल्दी ह्यूमन में नॉर्मल क्या है, 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से हुआ है, साथ ही साथ ऊजेनेसिस भी अच्छे से हुआ है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन फिर अच्छे से हो गया, तो जायगोट के पास भी सेम नंबर, वही नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। अगर यह एबनॉर्मल हो जाता है, जैसे कि आप लोग इसमें आगे पढ़ोगे या नाम सुने होंगे, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेंटर सिंड्रोम। ओके,
इन सब में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है, संख्या बदल जाती है क्रोमोसोम की। और वह ऐसा तब हो इस वजह से होता है क्योंकि इधर स्पर्मेटोजेनेसिस या ooजेनेसिस के दौरान इस क्रोमोसोम्स जो है इक्वल नंबर में डिवाइड नहीं हुए उस मेल या फीमेल गैमिट में। कई बार आप सुनते हो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही बिना कोई कारण के या उसका कारण पता नहीं चल पाता है, अननोन रीजन हो जाता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। ओके, तो वो मिसकैरेजेज भी इस तरह के कई प्रकार, क्योंकि उसके बाद जो जायगोट है वह नॉर्मल नहीं होगा, क्रोमोसोम नंबर अगर नॉर्मल रिस्टोर नहीं हुआ, हैप्लॉइड हैप्लॉइड फ्यूजन के बाद अगर वो एबनॉर्मल नंबर हो गई, तब क्या होगा, जायगोट के पास भी एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा और दैट विल lead into serious implications on the development and viability of that individual. Most of the time that individual does not survive. Okay, जो सरवाइव कर जाते हैं, जिनका डिलीवरी हो गया, वो सब केस आप देखते हो, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह, कितने तो डिलीवरी से पहले ही मोर्टिलिटी हो जाती है, मिसकैरेज। ओके, सो this is about the importance of this spermatogenesis process, how important this is. Okay, और यह भी साथ ही साथ अभी हम डिस्कस किए कि क्रोमोसोम का नंबर जो है स्पीसीज टू स्पीसीज अलग है। वह क्रोमोसोम की नंबर एक स्पीसीज की पहचान है। जैसे हमारे में 46 है, कोई दूसरा ह्यूमन इंडिविजुअल नॉर्मल और हेल्दी दुनिया में नहीं होगा जिसका क्रोमोसोम नंबर इससे कम या ज्यादा है। अगर कम या ज्यादा है तो वह फिर रिप्रोडक्टिवली वायबल नहीं है, अनहेल्दी है, उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, उसका डेथ भी हो जाएगा अर्ली स्टेज में, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। ओके, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में 46 की संख्या है। इसी तरह अलग अलग स्पीसीज में भी क्रोमोसोम की एक निश्चित संख्या है। तो इस क्रोमोसोम नंबर को प्रिजर्व रखने के लिए ऑफस्प्रिंग्स में दो एडल्ट मिलकर के एक या कई ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो उन ऑफस्प्रिंग्स में इस संख्या को रिस्टोर्ड रखने के लिए एडल्ट के में जितना है उतना ही यह जरूरी है कि एक गैमिट के पास जरूर ही जरूर, निश्चित ही निश्चित हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, क्योंकि दोनों गैमिट के फ्यूजन से जायगोट बनेगा। तो दोनों गैमिट के पास एक्यूरेटली हाफ हो। They must have half the usual number of chromosomes. किसके कंपैरिजन में? प्रेजेंट इन अदर बॉडी सेल्स। सोमैटिक सेल्स में 2n है, इसका हाफ इसमें हो। तो इसको भी इंश्योर करने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस का करेक्टली होना जरूरी है। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, द ऑफस्प्रिंग विल हैव ट्वाइस, अगर हाफ ना हो तो n+n हो जाएगा आफ्टर फ्यूजन। सॉरी, ये हाफ है तो डिप्लॉयड कंडीशन, रिस्टोर्ड है अंडर नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर ये हाफ ना हो गैमिट में, क्रोमोसोम की संख्या सोमैटिक सेल्स के क्रोमोसोम की संख्या के बराबर रह जाए, तो क्या हो जाएगा, 2n+2n 4n। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नहीं होगा नॉर्मली करेक्ट तो क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या बदल सकती है, और यह जो है एक सीरियस एबनॉर्मलिटी काउज करेगा।
उस इंडिविजुअल के ऊपर, और उस सीरियस एबनॉर्मलिटीज के रिजल्ट में क्या होगा? क्योंकि वह हुआ है इनकरेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस के रिजल्ट में, तो दे में क्या उसमें होता ही है कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स उस इंडिविजुअल में। कॉन्जेनाइटल मतलब बाय बर्थ डिफेक्ट्स। दे माइट हैव एबनॉर्मल बर्थ डिफेक्ट्स, जो अभी हम नाम लिए, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, एंड इन मोस्ट केसेस जो आप देखते हो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन ऑफ द डेवलपिंग फीटस। तो यह इसका पर्पस हो गया। चलो अब हम प्रक्रिया पर आते हैं जल्दी से, कहां से शुरू होता है और कहां पर ये किन किन चरणों से होकर के स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस गुजरती है। बहुत ही सिंपल है। देखो, पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस का डेफिनेशन आप समझ ही गए, इतना जो अभी एक्सप्लेन किए। क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस? एक लाइन में फिर से समझ लीजिए। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ, यहां पर हम फिगर बनाएंगे इसलिए लिख नहीं रहे हैं आप, अच्छा लिख लो। स्पर्मेटोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या लिखोगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ, नहीं ऑफ काट दो, प्रोसेस बाय व्हिच हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ डेवलप फ्रॉम germ cells located close to the basement membrane। आपको एक्सप्लेन कर देंगे, अभी आप लिख लो। मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। अब देखो इस लाइन को समझो, इस लाइन में सब चीज समझ में आ जाएगा। germ cells is the process by which haploid spermatozoa develop from germ cells। यहां पर थोड़ा मिस्टेक है, रुको, एक चीज छूट गया है। फ्रॉम जर्म सेल्स, क्योंकि वो जर्म सेल है कहां पर, तो इसको आप लिखो जर्म सेल्स इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिकल, टेस्टिकल। ओके, ये हुआ डिफिनेशन स्पर्मेटोजेनेसिस का। अभी आप इसको समझ, म्यूट करो, किसका है? सी। सबसे पहले इसका लोकेशन से आप समझिए हो कहाँ रहा है यह पूरी प्रक्रिया। यह हो रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जिसमें से एक आप नाम सुने होंगे, टेस्टिस, और प्लुरल में टेस्टीज। टेस्टिस, टेस्टिस एक तरह का स्किन का
इलोंगेशन है जो कि एक पाउच का निर्माण करता है। ओके, वह स्किन का इलोंगेशन कहलाता है स्क्रोटम। ठीक है, उस स्क्रोटम के अंदर ये कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। कई सारे कंपार्टमेंट्स जो कि सेप्टा द्वारा अलग होते हैं, और इसे हम कहते हैं आ, ये टेस्टिकुलर सेप्टा। ठीक है, और इन सेप्टाज के द्वारा जो बाउंड्री बनती है उसके बीच में क्या है, लोब्यूल। यह कंपार्टमेंट लोब्यूल कहलाता है। स्टूडेंट्स, पिक्चर क्लियर है, दिख रहा है क्या, बड़ा बनाऊं? Yes, sir. दिख- Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear है. ये कहते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। कई सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। ओके, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। स्टूडेंट 10 मिनट के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर से ज्वाइन करना क्योंकि जूम का टाइम लिमिट है। तो इसको Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. बड़ा करके देखो। तो हर एक, मान लो कि ये है सेप्टा, टेस्टिकुलर सेप्टा। उस टेस्टिकुलर सेप्टा के अंदर थोड़ी दूर तक स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हैं, और उसके बाद उन ट्यूब्यूल्स में घुमाव काफी ज्यादा है। तो इन घुमाव की वजह से हम कहते हैं कॉन्व्यूलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये हो गया स्क्रोटम। ट्यूब्यूल मतलब एक पतली सी नलिका है हर कंपार्टमेंट में, टेस्टिकुलर लोब्यूल में। उस पतली सी नलिका के अंदर जो खाली जगह है, ल्यूमेन, उसी ल्यूमेन में स्पर्म प्रोड्यूस होकर के जमा होता है, निकलता है। तो इसे हम, जो स्ट्रेट वाला पार्ट है इसे कहते हैं स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और जो कन्वुलेटेड है कॉन्वुलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर आपका एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है रेटी टेस्टिस। काफी सारी यहाँ ब्रांचिंग होती है क्योंकि यहाँ लोब्यूल एंड हो गया, बगल वाले लोब्यूल से भी एक स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकला होगा। यस कि नो? फिर बगल वाले से निकला होगा, बगल वाले से निकला होगा। ये सब इंटरकनेक्ट होते हैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर, जो कि हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल का ही। बगल 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 सब ये कनेक्ट हुआ, इसे हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस। ठीक है, इसका भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेटी टेस्टिस। फिर आगे कंटिन्यू हो जाता है इफेरेंट डक्ट्स में, और इफेरेंट डक्ट्स कंटिन्यू हो जाते हैं इपिडिडाइमिस में। इसे कहते हैं इफेरेंट रेंट डक्ट्स। ओके,
तो अब देखिए, ये हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस इस ल्यूमन के अंदर, यह प्रक्रिया हो रही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के, कॉन्वुलेटेड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन के अंदर। क्योंकि ल्यूमेन के वाल इस तरह से हैं, तो इसको हमें फिर बड़ा करके देखना पड़ेगा। फिर यहाँ है क्या जो हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसके अगल बगल का एनवायरनमेंट क्या है। ओके, टू गेट अ पिक्चर ऑफ दिस लोकल एरिया, व्हाट यू गेट ए basement membrane because this is an epithelial tube. Okay, the cells of this epithelial tissue are resting on basement membrane. The cells present the wall of the lumen, mute karo, cells present in the wall of the lumen are of various types. उसमें से एक प्रमुख सेल है जिसका नाम है, सुने हो गए आप लोग, सर्टोली सेल्स। यह सेल आकार में बड़ा और लंबा होता है। सर्टोली सेल्स के बेस पर, अगल बगल इसके एडजॉइनिंग रीजन में, ये हैं वो वाले मदर सेल्स जो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, यानी स्पर्मेटोगोनिया, प्लुरल है गोनिया, सिंगुलर है गोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। ओके, और उसके बगल में एक अलग तरह का सेल है जिसको हम लेडिग सेल कहते हैं। ये तीन नाम याद रखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लेबल कर दे रहे हैं। दिस इज बेसमेंट। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Is basement membrane. This one is Leydig cell. This is spermatogonium, यानी ये हो गया स्टेम सेल। ये स्टेम सेल है। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों यह स्टेम सेल है। लेकिन ऐसा स्टेम सेल है जो कि सिर्फ स्पर्म को ही दे सकता है। अनवरत सप्लाई उसका, अनलिमिटेड सप्लाई, लाइफ लॉन्ग। तो सवाल उठता है कि फिर यह सेल खर्च क्यों नहीं हो जाते, खत्म क्यों नहीं हो जाते, सब बदलते जा रहा है। तो फीमेल के केस में तो ऐसा होता है, बाय द टाइम द मेनोपॉज कम्स द एग प्रेजेंट इन द ओवरी एग्जॉस्ट्स। लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग सप्लाई बने रहती है। भले ही स्पर्म काउंट कम हो सकता है, हो जाता है एज के थ्रू, बट स्पर्मेटोजेनेसिस टिल द डेथ keeps on continuing in them. Okay, so एक अनवरत सप्लाई बनी रहे, एग्जॉस्ट ना हो जाए, फ्यूल होता रहे स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है इन्हीं मदर सेल से जिनका नाम है स्पर्मेटोगोनियम। तो इन मदर सेल्स की पीछे से आपूर्ति बनी रहनी चाहिए, पीछे से नहीं, हॉरिजॉन्टल आपूर्ति है। अभी आपको समझाएंगे आगे के स्टेप में। अभी आप जान लीजिए, ये है स्पर्मेटो, यही सेल बनेंगे स्पर्म, स्पर्मेटोगोनियम। इस सेल का नाम है सर्टोली सेल। सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहां पर हम शॉर्ट में बता देते हैं। स्पर्मेटोगोनियम का फंक्शन तो आप जान गए, इट विल गिव राइज टू स्पर्म्स आफ्टर डिफरेंशिएशन followed by spermatogenesis, spermiogenesis and spermiation। तीनों प्रोसेस के फलस्वरूप स्पर्म जनरेट हो जाएगा। सोर्स यही सेल है स्पर्मेटोगोनियम। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, यह हेल्पिंग रोल में है और नर्सिंग रोल में है। किसके? स्पर्मेटोगोनियम के।
यही स्पर्मेटोगोनियम आगे चरणबद्ध तरीके से जब इनमें डेवलपमेंट होगा तो इनमें डिवीजन होगा, तो यह जो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं सर्टोली सेल से प्राप्त करते हैं। और वो डिवीजन होते गया और टुवार्ड्स द एपाइकल इनका मूवमेंट होते जाता है। किनका? स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड होकर के बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, आगे आपको प्रोसेस में बताएंगे, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, देन immature sperm. Still immature sperm is attached to the Sertoli cells through apical junction. ओके और उसके बाद इसका रिलीज जिसको स्पर्मिएशन कहते हैं। यह पूरी प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस इन्हीं सर्टोली सेल से जुड़े रहते हुए होती है। किनकी? स्पर्मेटोगोनियम की, जो इसे न्यूट्रिशन और अदर सब्सटेंसेस जो रिक्वायर्ड है इनके डेवलपमेंट के लिए यह प्रोवाइड करते हैं सर्टोली सेल्स। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिफेक्ट इन सर्टोली सेल विल गिव राइज टू इनफर्टिलिटी बिकॉज द मैच्योर स्पर्म प्रोडक्शन विल नॉट टेक प्लेस इन दैट केस। और फिर इस डेवलपमेंट के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है, नाम है उसका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, वह टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल रिलीज करता है। ओके और इस टेस्टोस्टेरोन